हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो क्लास मैंने वैसे लास्ट टाइम बोला था कि सीबीएसई वाले बच्चे अगर नहीं देखें तो काम चल जाएगा, लेकिन इस वीडियो के एंड में मैं कुछ 2-3 सवाल ऐसे ऐड करूंगा जो कि उनके काम के हैं। तो अगर सीबीएसई वाले बच्चे देखना चाहें तो इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे भी फिजिक्स से बच्चों काम आ ही जाती है, ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि नहीं पढ़े तो भी काम चल जाएगा, कहीं ना कहीं वो चीज़ें यूटिलाइज हो ही जाती है। ठीक है, तो पढ़ लो तो अच्छा है और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, आधे घंटे के अंदर आज इस वीडियो को कंप्लीट भी कर लेंगे अपन। ठीक है, चल तो टॉपिक के लिए मैंने एक क्वेश्चन जो पूछा गया था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखो, एक क्वेश्चन है, यू आर गिवन अ न्यूट्रल मेटेलिक स्फीयर, हाउ कैन यू चार्ज इट विद द पॉजिटिव चार्ज विदाउट टचिंग इट। मतलब आपके पास में एक एक न्यूट्रल स्फीयर, एक न्यूट्रल गोला है, बॉल मान लो, मेटेलिक बॉल मान लो, और वो न्यूट्रल है, उसके पास में किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, और आप उसे कैसे पॉजिटिव चार्ज करोगे विदाउट उसे टच किए हुए। आपको टच नहीं करना है और उसे पॉजिटिव चार्ज देना है। मेथड, इसके लिए जो सॉल्यूशन है ना बच्चों, वो सॉल्यूशन है आपके पास में चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसके लिए कौन सा मेथड है? चार्जिंग बाय इंडक्शन। द मेथड नेम इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। बहुत सिंपल सा है और इसमें अगर आप डायग्राम से भी अगले को समझाओ ना तो भी आपका काम बैठ जाएगा। देखो, फिजिक्स एक ऐसी चीज है, या फिर जब भी आप काम करते हैं ना किसी बोर्ड पेपर के अंदर, खासकर अगर सीबीएसई की बात करूं, तो अगर आपने उसे डायग्राम से और टूटी फूटी इंग्लिश से भी समझा दिया ना, वो आपकी बात को मान जाएगा कि हाँ, बच्चे को पता था, सीबीएसई ये चीज कंसिडर करती है। ठीक है, चलिए, इस साल कॉपीज चेक करने के बाद में मेरे को ये पता चला, हालांकि जो मार्किंग सिस्टम है सीबीएसई का वो बहुत अच्छा खासा आता है, हाफ हाफ पार्ट में बहुत सारी चीज़ें डिवाइड कर देते हैं वो, लेकिन बच्चों के लिए एडवांटेज रहता है कि अगर बच्चा ये लिखा है या ये लिखा है, वो दोनों तीनों आंसर जो पॉसिबल है, जो बच्चे के दिमाग में आ सकते हैं, वो तीनों लिखते हैं अपने आंसर शीट के अंदर कि भैया बच्चे ने इनमें से कुछ भी लिखा है ना, आपको नंबर देना है। तो इसलिए टीचर्स काटने की कोशिश नहीं करता, इसलिए नंबर्स आते भी है, 90 अबव जो है वो मार्क्स आते भी हैं। चलिए देखो, तो मेथड क्या है? चार्जिंग बाय इंडक्शन है। किस तरीके से काम करेंगे वो तरीका मैं आपको बताता हूं। देखो क्या है, वो बोल रहा है कि आपके पास में एक न्यूट्रल स्फीयर है, मान लेते हैं, लेट्स सपोज करो ये डायग्राम ए बना रहा हूं या फर्स्ट डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट डायग्राम बना रहा हूं। आपके पास में एक न्यूट्रल स्फीयर है, इस न्यूट्रल स्फीयर को अपने इंसुलेटेड रॉड के ऊपर, स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, ऐसा आपके पास में इनिशियल कंडीशन ये है और आपको इसे चार्ज करना है। तो चार्ज करने के लिए हम फिजिक्स में कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? चार्जिंग बाय इंडक्शन यूज कर रहे हैं। किस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं वो ध्यान में रखना। तो स्टेप नंबर 2 जिसके अंदर हम काम करेंगे, स्टेप नंबर 2 में हम क्या कर रहे हैं? वही न्यूट्रल स्फीयर लिया हमने, वही रॉड ऐसा ही रखा हुआ था। अब इसके पास में लेकर के आ रहा हूं विदाउट टचिंग इट। इसके पास में बच्चों मैं नेगेटिव चार्ज रॉड लेकर के आ रहा हूं। कौन सी रॉड लेकर के आ रहा हूं? नेगेटिवली चार्ज रॉड लेकर के आ रहा हूं। नेगेटिवली चार्ज रॉड लाने से क्या इफेक्ट बनेगा वो थोड़ा सा समझिए। जैसे ही आप किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास में नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को लेकर के जाएंगे तो इसका नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स मानो, इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये और ध्यान में रखो, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, एक नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है, और एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो क्या होगा, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इसका नेगेटिव चार्ज इस ऑब्जेक्ट के पास में जो नेगेटिव चार्ज होगा, अब न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है और आप बोलोगे सर नेगेटिव चार्ज कैसे बोल रहे हो? अरे न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ? जितना उसके पास में पॉजिटिव चार्ज है उतना ही अमाउंट का नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, न्यूट्रल का मतलब ये होता है। ठीक है, द रिजल्टेंट चार्ज शुड बी जीरो। ऐसा नहीं कि उसके पास में कोई चार्ज नहीं है, प्लस या माइनस है ही नहीं, उसके पास में है, लेकिन जितना उसके पास में प्लस है उतना ही उसके पास में माइनस भी होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है वो समझिए बच्चों।
हम बोल रहे हैं कि इसके नेगेटिव चार्ज के कारण इस ऑब्जेक्ट के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्शन का फोर्स फील करेंगे और रिपल्शन के कारण इसके अपोजिट एंड पर आ जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट, सपोज करो 5 इलेक्ट्रॉन यहां तक चले गए, तो 5 इलेक्ट्रॉन अगर इस जगह को छोड़ करके इधर आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो गए क्या? अरे हुए नहीं हुए, है ना। यहां से इस वाले पार्ट से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ, तो इस वाले पार्ट से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ तो ये वाला पार्ट उसका पॉजिटिवली चार्ज होगा। कितने इलेक्ट्रॉन का रिमूवल दिखा रहा हूं मैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल दिखा रहा हूं, तो यहां पे मैं 5 प्लस का चार्ज भी दिखाऊंगा। बात समझ में आई? और उतना का उतना नेगेटिव चार्ज इसके अपोजिट एंड में आ चुका है। अभी भी ये ऑब्जेक्ट न्यूट्रल ही है, बस उसका चार्ज पोलराइज हो चुका है। नेगेटिव चार्ज अलग हो गया, पॉजिटिव चार्ज अलग हो गया। बात समझ में आई? लेकिन टोटल चार्ज अभी भी 0 ही है इस ऑब्जेक्ट का, अभी भी ये न्यूट्रल ही है। बात समझ में आई? तो हमने पहला स्टेप क्या किया, हमने उस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास में एक नेगेटिवली चार्ज रॉड को लेकर के गए। उस नेगेटिवली चार्ज रॉड के कारण इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का चार्ज पोलराइज हुआ, इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का चार्ज पोलराइज हुआ। ये बात ध्यान में रखिएगा। डन इतना काम। चलिए अब हमें क्या चाहिए, हमें तो इस स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज बनाना है, तो इसका ये जो नेगेटिव चार्ज है ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है, ये हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इस नेगेटिव चार्ज को हमें किसी ना किसी मेथड से रिमूव करना है। किस मेथड से रिमूव करेंगे वो समझिएगा। तो अब हमने क्या किया, ये थर्ड स्टेप की बात बता रहा हूं मैं आपको। अब हम ग्राउंडिंग सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, ग्राउंडिंग को। अब क्या होगा वो समझिए। ये रॉड नेगेटिवली चार्ज रॉड 4 5 6 6 यहां पे मैंने यूज किया था, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है 1 2 3 4 5, और ये 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने कांटेक्ट में नहीं लिया है, ये बात ध्यान में रखना, पास में लेकर के आए हैं। अब हमने किया ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब आपने एक वायर लिया और उस वायर का एक पार्ट तो इस स्पेयर से जुड़ा हुआ है यहां पर, और जो नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है उस वायर का, वो आपने अर्थ से कनेक्ट कर दिया है, अर्थिंग कर दिया है आपने कुल मिलाकर के। इट इज नॉन एज अर्थिंग। ये अर्थिंग है बच्चों, ये क्या है, आपने यहां पर अर्थिंग कर दी। और अर्थिंग क्यों की, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं। अर्थ का पोटेंशियल हमेशा 0 बना रहता है, चाहे आप कितना ही चार्ज अर्थ को दें, चाहे अर्थ से कितना ही चार्ज ले लें, ठीक है। अर्थ का पोटेंशियल जो है वो हमेशा 0 बना रहता है। इट इज आइडियल सिंक आप कह सकते हैं, अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स पता है तो, ठीक है। चलो पता चला, ये डन हुआ। हाँ भैया, तो क्या हुआ भाई, अगर इसका पोटेंशियल 0 है और यहाँ पर क्या है बच्चों, नेगेटिव चार्ज है, तो कौन सा हायर पोटेंशियल है, कौन सा लोअर पोटेंशियल है, वो पता होना चाहिए। थोड़ा सा 10th का कॉन्सेप्ट यूज करो, हालांकि 12th में आएगा पोटेंशियल, लेकिन अभी 10th का अगर आपको याद है तो ध्यान में रखिएगा। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है। वापस से, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जाते हैं। तो क्या हो रहा है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये कुछ ऐसा होगा बच्चों, समझना। ये इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं यहाँ पे, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है, और ये 0 है, तो ये 0 और नेगेटिव में कौन हाई होगा, तो भैया 0 हाई होगा नेगेटिव से। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है। तो हम बोल रहे हैं ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, और इलेक्ट्रॉन्स लोअर से हायर पोटेंशियल की ओर जाते हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन गया अर्थ में, फिर दूसरा गया अर्थ में, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन गया अर्थ में, फिर फोर्थ गया अर्थ में, और फिर फिफ्थ गया। जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स था या नेगेटिव चार्ज था वो सारा का सारा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, मतलब अर्थ में चला गया। सारा का सारा नेगेटिव चार्ज खत्म, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने अर्थिंग किया। अर्थिंग करने से उसके अपोजिट एंड पर जितना नेगेटिव चार्ज था वो सारा का सारा अर्थ के पास में चला जा रहा है, ठीक है। ये बात तो चलिए, अब इसके आगे देखो, ये डन हुआ। अब देखो, अब इसके पास में कौन सा चार्ज है, इस स्फीयर के पास में कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज तो रहा नहीं, सिर्फ पॉजिटिव रहा, जो हमें चाहिए था, जो हमें चाहिए था। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, फोर्थ स्टेप के अंदर हम 2 काम एक साथ कर रहे हैं। पहले तो हम ग्राउंडिंग वाले वायर को हटा देंगे, क्योंकि जिसका जो काम था वो हो चुका है, ग्राउंडिंग का काम हमें जितना चाहिए था वो हो चुका है। तो ये ग्राउंडिंग जैसे ही हमने वायर हटाया तो ग्राउंडिंग वाला सारा काम हट गया, ठीक है। फिर ग्राउंडिंग हटाने के बाद में इस रॉड को हटाया, वापस से
अब स्टेप को फोर्थ स्टेप में इनिशिएट कैसे करेंगे? फोर्थ स्टेप को इनिशिएट करने का तरीका, पहले ग्राउंडिंग को हटाओ और उसके बाद में रॉड को हटाओ। ठीक है, चलो ग्राउंडिंग को हटाता हूं तो क्या होता है वो समझिए। 1 2 3 4 5 6 स्पेयर ग्राउंडिंग हटा चुका हूं, तो ये पॉजिटिव चार्ज अभी भी यहीं चिपका पड़ा है भैया। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए ये अभी भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इसके एक ही एंड पर। हाँ, ऑब्जेक्ट चार्ज हो चुका है, आपका ऑब्जेक्ट चार्ज हो चुका है, लेकिन ये चार्ज अभी भी इसके एक ही एंड पर है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, फिफ्थ स्टेप बना देता हूं मैं, इस नेगेटिवली चार्ज रॉड को भी हटा देता हूं, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसकी ऑल ओवर द सरफेस क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। इस तरीके से काम किया जाता है किसमें, चार्जिंग बाय इंडक्शन के अंदर। समझ रहे हैं क्या हो रहा है? एक चीज अगर आपने डायग्राम में गौर की होगी, जब मेरे को इस स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज बनाना था तो मैं रॉड कौन सी लेकर के आ रहा था, नेगेटिवली चार्ज लेकर के आ रहा था, है ना, अपोजिट नेचर का चार्ज लेकर के आ रहा था। ये ध्यान में रखिएगा। तो अगर आपको चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड यूज करना है तो आपको हमेशा अपोजिट नेचर का दूसरा ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर मेरे को इसी स्फीयर को नेगेटिवली चार्ज बनाना होता तो मैं यहाँ पे रॉड कौन सा यूज करता, पॉजिटिवली चार्ज रॉड यूज करता। बात समझ में आई? पहली बात, इंडक्शन का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो हम हमेशा अपोजिट नेचर का रॉड यूज करेंगे, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर लेट सपोज करो कि इस रॉड के पास में Q1 चार्ज है, वापस से इस रॉड के पास में Q1 चार्ज है और इस स्पेयर के पास में आफ्टर पोलराइजेशन और सब कुछ करने के बाद में कितना चार्ज आ जाता है, Q2 चार्ज आ जाता है। तो बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि इन दोनों चार्जेस में, मतलब Q1 और Q2 में क्या रिलेशन हो सकता है इफ यू आर यूजिंग द इंडक्शन मेथड। अगर आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, इंडक्शन मेथड यूज कर रहे हैं, तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये जो Q1 का वैल्यू है इट विल ऑलवेज बी मोर देन इक्वल टू Q2। मतलब जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा ना वो एक्चुअल जो रॉड लेकर के आए हो उसके चार्ज से या तो कम होगा या फिर उसके बराबर हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है इस स्फीयर के पास में जो चार्ज है वो या तो इसके बराबर हो या इससे कम हो, मतलब इसका चार्ज ज्यादा होना चाहिए, इसका चार्ज कम ही होना चाहिए। कुल मिलाकर के हमेशा सोर्स जो है वो पावरफुल ही होगा। बात ये की है, 100 बातों की एक बात है कि हमेशा सोर्स पावरफुल रहेगा। ठीक है, सोर्स से जो भी चीज बन रही है उसका पावर सोर्स से कम ही हो सकता है या सोर्स के बराबर जा सकता है, लेकिन सोर्स से ज्यादा नहीं जा सकता। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो अगर मैं इनका रिलेशन ध्यान में रखूं, मैं इधर लिख देता हूं, ये फैक्ट है इंडक्शन का, ये फैक्ट है क्या भाई, Q1 का वैल्यू, Q1 समझ रहे हो ना, मैं बता रहा हूं यहां पे, इस Q1 का वैल्यू या तो मोर देन होगा या इक्वल टू होगा किसके, Q2 के। एक क्वेश्चन आया हुआ है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि इन दोनों का रेशियो क्या रहता है, Q1 रेशियो Q2 का रेशियो पूछा गया है। इट शुड बी लाइक दैट, जहां Q1 क्या है, सोर्स चार्ज है, Q2 क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज है। तो सोर्स चार्ज और इंड्यूस्ड चार्ज में क्या रिलेशन होता है या उनका रेशियो क्या रहता है, दिस इज द रेशियो, लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई बच्चों। डन हुआ, हाँ, चार्जिंग बाय इंडक्शन डन हुआ, क्लियर है। चलो अब इसके अंदर एक क्वेश्चन को अगर मैं ऐड कर दूं, अभी आपने क्या किया, एक ही न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज किया है, इसमें एक क्वेश्चन और ऐड करूंगा, क्या आप किसी इंसुलेटर को आप चार्जिंग बाय इंडक्शन के थ्रू किसी इंसुलेटर में चार्ज इंड्यूस कर सकते हैं? वापस से, किसी भी इंसुलेटर के अंदर चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड का यूज करके क्या चार्ज इंड्यूस किया जा सकता है? आंसर है नो। ये प्रॉपर्टी यहां पर किसकी है, कंडक्टर्स की है, मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स की है ना। चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड जो है वो हमेशा किस में यूज होगा, कंडक्टर्स में ही यूज होगा या फिर मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स में यूज होगा। ठीक है, दूसरा कांटेक्ट वाला भी कंडक्टर्स का ही प्रॉपर्टी है। चार्जिंग बाय कांटेक्ट भी किसका प्रॉपर्टी आएगा, मोस्टली कंडक्टर का होगा। इंसुलेटर के लिए फ्रिक्शन यूज किया जाता है ना, इंसुलेटर्स को चार्ज करने के लिए नॉर्मली किसका यूज किया जाता है, फ्रिक्शन का यूज किया जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, नॉर्मली फ्रिक्शन का यूज होता है। इधर नो
इतना क्लियर है ना ये चार्जिंग बाय इंडक्शन। हाँ, अब मैं जो क्वेश्चन बोल रहा था वो समझिए। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास में एक की जगह दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हों, एक की जगह कितने न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हों, इफ देयर आर टू न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, और आपको एक को पॉजिटिव चार्ज करना है और एक को नेगेटिव चार्ज करना है, क्या आप कर सकते हैं? क्या आप इस मेथड का यूज करके वो टास्क पॉसिबल कर सकते हैं? ये वैसे एग्जांपल है आपका, आपकी बुक का ये एग्जांपल है कि आपको दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को एक साथ चार्ज करना है बाय यूजिंग इंडक्शन, बाय यूजिंग इंडक्शन। तो क्या तरीका होगा वो समझिए। तो मैं नेक्स्ट पार्ट आपको बता रहा हूं, उसमें आप क्या करें, आपको दो स्पेयर्स यूज करने हैं क्योंकि आपको दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है ना। तो ऑब्जेक्ट ए ये रहा और ऑब्जेक्ट बी ये रहा, ठीक है। और इन दोनों को, ये दोनों न्यूट्रल है इनिशियल स्टेज के अंदर, तो आपको क्या करना है, इनको चार्ज करना है। तो हमने क्या मेथड यूज किया, हम बोल रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में आ जाता हूं, हम बोल रहे हैं कि अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि इन दोनों को कांटेक्ट में लेकर के आ जाऊं, इन दोनों को किस में लेकर के आ जाऊं, कांटेक्ट में लेकर के आ जाऊं, अभी भी चार्ज तो जीरो ही है, कांटेक्ट में लाए तो चार्ज तो जीरो ही है, लेकिन मैं इसके सामने या तो एक रॉड पॉजिटिव ले आता हूं या एक रॉड नेगेटिव ले आता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई सी भी रॉड। लास्ट टाइम अपन नेगेटिव रॉड लेकर के आए थे, इस बार पॉजिटिव रॉड ले आते हैं। तो क्या होगा, तो ये होगा कि इसका पॉजिटिव चार्ज इन दोनों में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे ना, उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इसका पॉजिटिव चार्ज इन दोनों में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो भैया इलेक्ट्रॉन्स जो थे, जो इलेक्ट्रॉन्स थे ए और बी में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स की नहीं। अब कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे सर फ्री और बाउंड में क्या रिलेशन हो सकता है, तो एक एग्जांपल वापस से सोडियम का ही लीजिए। सोडियम Na1123, देयर आर 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड 11 प्रोटॉन्स। तो मैं 11 प्रोटॉन्स यहां लिख देता हूं न्यूक्लियस के अंदर। फिर 1 2 and there are 8 electrons in this orbit, 4 5 6 7 8, and then final one 11th will be in third one orbit, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे बाहर है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से बहुत लूजली बाउंड है, ये बात ध्यान में रखना, दूर है ना, इसलिए न्यूक्लियस का इस पे इंपैक्ट कम होता है, जबकि न्यूक्लियस से ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कंपैरेटिवली पास में है, तो न्यूक्लियस इनके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट डालेगा कंपैरेटिवली इसके, ठीक है। इस पे कम इंपैक्ट डालेगा, इन सब पे ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। तो ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, दीज आर नॉन एज बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री नहीं होते, ये न्यूक्लियस से बंधे हुए होते हैं। जबकि ये जो बाहर होता है, सबसे आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो नॉर्मली लूज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह बिहेव करते हैं, वो मूव कर सकते हैं किसी भी क्रिस्टल के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है, आप उन्हें कह सकते हैं कि दोज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्रिस्टल में ही बाहर निकल के नहीं जा सकते, क्रिस्टल में ही घूम सकते हैं। तो क्या होगा, इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ आए, अट्रैक्ट हुए और इस तरफ आए। तो अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन उठ करके आ रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ भी तो जाएगा। अरे लेट्स सपोज करो इलेक्ट्रॉन जो थे, यहां वाले इलेक्ट्रॉन उठ करके इधर आ रहे हैं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल भी तो हुआ और यहां से इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल हुआ, तो ये वाला पार्ट पॉजिटिवली चार्ज बनेगा। अरे बनेगा नहीं बनेगा, अरे देवता हूं, बनेगा ना। अब देखो ए तो पॉजिटिव चार्ज है, बी सॉरी ए तो नेगेटिव चार्ज है, बी पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज तो आ गया दोनों के ऊपर। अब क्या मेरे को इस रॉड की रिक्वायरमेंट है? इस बार तो ग्राउंडिंग भी करने की जरूरत नहीं है, आपको एक स्पेयर को पॉजिटिव बनाना था और एक को नेगेटिव बनाना था, ठीक है। तो क्या मेरे को ग्राउंडिंग की रिक्वायरमेंट है? हमने बोला नहीं, ग्राउंडिंग की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, अपन को किसी भी एक्सेस चार्ज को हटाना ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में इसको हटा देंगे और इनके मिड का जो कॉन्टेक्ट था सबसे पहले उसको अलग करेंगे। तो हमने क्या किया, इनका जो कांटेक्ट था वो जल्दी से खत्म किया। तो जैसे ही कांटेक्ट खत्म किया, वैसे तो ये पैर के सरफेस पे आना चाहिए, चार्ज जो है वो हमेशा सरफेस पे ही बताना चाहिए, लेकिन आप अंदर भी बताओगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना चल जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आया है ना। आपने एक साथ दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया है, चार्ज कर दिया है बच्चों, एक ही मेथड से। इसमें आपने क्या यूज किया, हमने चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड का यूज किया। डन हुआ, इतना क्लियर हुआ। तो ये वैसे मेरे को पता है कि ये आपकी बुक का क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो, तो इतना डन हुआ। चलिए, इसके बाद में कुछ
क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे बैक टू बैक बोर्ड के ऊपर, उनको अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल्स यूजुअली हैव मेटेलिक चेन्स टचिंग द ग्राउंड ड्यूरिंग द मोशन ऑफ व्हीकल, व्हाई। देखो ये चीज़ आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि जो ट्रक्स पेट्रोल को लेकर के जाते हैं, है ना, पेट्रोल डीजल इनको लेकर के जाते हैं, ऐसे टैंकर्स आपने देखे होंगे जो कि ट्रक्स चलते हैं, देखो आपको सामने दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, इन ट्रक्स के साथ में आप गौर करो, एक चेन जो है वो कुछ लटकी हुई रहती है जो हमेशा ग्राउंड से टच होती है, या फिर इतनी हाइट पर होती है नॉर्मली कि किसी भी ब्रेकर पे आने पर वो उस ब्रेकर से टच हो ही जाए, है ना, किसी ना किसी तरीके से उस चेन का कांटेक्ट अर्थ से कहीं ना कहीं होता ही रहे। ठीक है, ऐसा होता ही होता है। क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन क्या है बच्चों, तो आप समझिए कि कोई भी ट्रक जब 60 या 70 80 हाईवे के ऊपर चलेगा तो 80 की स्पीड से चलेगा। ठीक है, तो अगर 80 की स्पीड से जा रहा है तो ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, आप ये थोड़ा समझिए कि बहुत तेजी से अगर कोई चीज जाएगी तो हवा का, एयर का फ्रिक्शन लगातार उसकी बॉडी से होता रहेगा, और एयर जितना ज्यादा उससे टकराए कि उसकी बॉडी पर ड्यू टू फ्रिक्शन चार्ज आता ही जाएगा। ठीक है, और अगर वो चार्ज गलती से थोड़ा बहुत भी एक्सेस हो गया ना बच्चों, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वहाँ स्पार्क होगा, और स्पार्क होने से क्या हो सकता है, वहाँ ब्लास्ट हो सकता है, वो किसी भी ना किसी तरीके का डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, उस चीज़ से बचने के लिए उसकी बॉडी पे जो एक्सेस चार्ज आ रहा है वो लगातार अर्थ के पास में जाना चाहिए। उसके लिए हमें ग्राउंड करना पड़ेगा। ग्राउंड का सिंपल सा तरीका, एक चेन को जोड़ दिया उन्होंने। बात समझ में आया? तो क्या किया भैया, तो कोई भी ट्रक अगर जाता है हाईवे के ऊपर या ऑन द रोड, अगर वो मूव कर रहा है तो ड्यू टू फ्रिक्शन उसके बॉडी के ऊपर चार्ज अक्यूमुलेट हो जाएगा, फ्रिक्शनल चार्ज अक्यूमुलेट हो जाएगा। इस चार्ज का अमाउंट अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाता है तो इट कैन प्रोड्यूस स्पार्क विच विल कन्वर्ट इनटू डिस्ट्रक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो उस चीज से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वो चेन को वहां लगाना पड़ता है। मेरे हिसाब से डायग्राम से भी आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टायर्स ऑफ बस, ट्रक्स एंड एरोप्लेन्स आर मेड ऑफ अ स्पेशल रबर मटेरियल विच इज स्लाइटली कंडक्टिंग, वाई। देखो बस और इनका तो मैं इतना बात नहीं करूंगा, लेकिन एरोप्लेन्स के जो टायर हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, एरोप्लेन्स के जो टायर है बच्चों वो इलास्टोमर, कंडक्टिव इलास्टोमर के बनाए जाते हैं। ठीक है, क्यों बनाए जाते हैं? देखो इलास्टोमर मतलब कार्बन कोडिंग रबर टाइप का मटेरियल होगा। ठीक है, उस रबर टाइप के मटेरियल को कंडक्टिंग बनाया जाता है, मतलब कोई ना कोई मेटल जो है वो उसके अंदर मिक्स किया जाता है। अब क्यों किया जाता है, तो गौर कीजिए, रनवे पर जब किसी भी एरोप्लेन को टेक ऑफ लेना हो या फिर लैंडिंग करनी हो, तो जैसे वो रनवे पर आता है तो बहुत अच्छी खासी स्पीड से आता है। उस स्पीड के कारण कितना चार्ज आ जाता होगा। ठीक है, या फिर दूसरा अगर आप समझें, जब वो एरोप्लेन हवा में उड़ रहा होगा, अगेन वहां पर फ्रिक्शन हो रहा होगा। ठीक है, हो सकता है ऐसा, तो उस फ्रिक्शन के कारण भी बहुत सारा चार्ज उसकी बॉडी पर आ रहा होगा। तो हमारा क्या काम है, किसी न किसी भी तरीके के ब्लास्ट से बचाने के लिए वो जो चार्ज जितना उसकी बॉडी पर आ रहा है वो किसी न किसी तरीके से अर्थ पे जाना ही चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, टायर्स के साथ में कंडक्टिंग मटेरियल को डाल दिया। तो जो मटेरियल का नाम यूज किया जाता है दैट इज कंडक्टिव इलास्टोमर। ठीक है, उस कंडक्टिव इलास्टोमर का टायर बनाया जाता है। जैसे ही वो फ्रिक्शन करता है अर्थ के साथ में, तो फ्रिक्शन के कारण भी जितना चार्ज आता है वो हाथों हाथ अर्थ के पास में चला जाता है, जिससे टायर को किसी तरीके की कोई खराबी नहीं होती और आपकी लैंडिंग और टेक ऑफ सेफ हो पाती है। ठीक है, बात समझे? वापस से लैंडिंग और टेक ऑफ का ही एग्जांपल लो इसके अंदर। जब भी वो टेक ऑफ कर रहा हो या लैंड कर रहा हो, बहुत तेजी से आएगा, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा। फ्रिक्शन ज़्यादा होने के कारण बहुत सारा चार्ज उसके टायर्स पे आ जाएगा और टायर्स गर्म हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारा चार्ज टायर्स पे आएगा, टायर्स गर्म हो जाएंगे, और अगर नॉर्मल रबर का बना हुआ होगा तो टायर गर्म होकर के फट सकता है। ठीक है, उस चीज से बचने के लिए जो एक्सेस फ्रिक्शनल चार्ज उसके टायर के ऊपर आया वो हाथों हाथ अर्थ में जाना चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब आप क्या लगाएं, उसमें कंडक्टर्स लगाएं। ठीक है, तो कंडक्टर हाथों हाथ उस एक्सेस चार्ज को कहां पे डाल देंगे, अर्थ में डाल देंगे। बात डन हुई? चलिए नेक्स्ट वन। Why does a comb run through a dry hairs attract small bits of non-conducting papers? अब देखो ये थोड़ा सा डायग्राम आप देखो एक बार के लिए। डायग्राम में आपको एक कॉम्ब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, और कॉम्ब और पीसेस ऑफ पेपर,
कॉम्ब और पीसेस ऑफ पेपर दिखाई रहे होंगे, कॉम्ब के ऊपर नेगेटिवली चार्ज दिखाई देगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आप कॉम्ब करते हो ना तो कॉम्ब के पास में नेगेटिव चार्ज आता है और हेयर्स के पास में पॉजिटिव चार्ज आता है ना। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हेयर से कहाँ तक जाते हैं, कॉम्ब तक जाते हैं, तो कॉम्ब विल बी नेगेटिवली चार्ज। तो अब नेगेटिवली चार्ज कॉम्ब आपके हाथ में है, ठीक है। और उस कॉम्ब को जब आप बहुत छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर के पास में लेकर के आते हो ना, तो पेपर्स के साथ में क्या होगा, लेट सपोज करो इफ, हाँ सपोज क्या करना है, ये पेपर ले लेता हूं मैं ओसवाल का ऐड नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ये पेपर मान लीजिए बहुत बड़ा है, इतना तो अट्रैक्ट नहीं होगा, इसका बहुत छोटा सा पार्ट, और ये बहुत वेट भी है, बहुत हल्का वाला पेपर यूज करो, ठीक है। तो उसका एक छोटा सा पार्ट लो, तो क्या होगा, जैसे कॉम्ब उसके पास में लेकर के आओगे ना, तो इस पेपर का जो अपर एंड है, कॉम्ब नेगेटिवली चार्ज है, इस पेपर का अपर एंड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा ड्यू टू इंडक्शन। इस पेपर का अपर पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये नेगेटिवली चार्ज कॉम्ब, ये पेपर, और एक पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, वो पेपर पीसेस अट्रैक्ट होंगे। हाँ, पेपर का दूसरा एंड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ऊपर वाला एंड पेपर का पॉजिटिवली चार्ज, नीचे वाला एंड पेपर का नेगेटिवली चार्ज। लेकिन पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट किसके नियर है, कॉम्ब के नियर है। कॉम्ब के नियर है तो वो अट्रैक्ट होगा नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, वहां इंडक्शन का प्रोसेस यूज होता है। जब भी आप नेगेटिवली चार्ज कॉम्ब को किसी पेपर पीस के पास में लाते हो तो पेपर पीस में इंडक्शन का प्रोसेस होता है और उस पेपर पीस के अपर एंड पर पॉजिटिवली चार्ज अक्यूमुलेट हो जाता है, और एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। बात समझ में आई, इसलिए वो पेपर पीसेस अट्रैक्ट होते हैं। डन हुआ। चलो, अगर यही प्रोसेस आप वेट हेयर्स के साथ में करते हैं, मतलब कॉम्ब करते हैं गीले बालों में, गीले बालों में अगर आप काम करेंगे तो वहाँ फ्रिक्शन बहुत कम होगा, और फ्रिक्शन कम होगा तो सीधी सी बात है वो जो चार्ज आना चाहिए कॉम्ब पर, नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, वो नहीं आ पाएगा, या फिर उस चार्ज का इतना स्ट्रेंथ होगा नहीं, अगर आया भी तो इतना स्ट्रेंथ होगा नहीं, और स्ट्रेंथ अगर नहीं होगा तो अट्रैक्ट भी नहीं कर पाएगा। बात समझ में आई। तो अगर सूखे बालों में अगर आप कॉम्ब कर रहे हो तो नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर गीले बालों में आप कॉम्ब कर रहे हो तो चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि फ्रिक्शन का वैल्यू बहुत कम हो जाता है। बात समझ में आई। चलो, तो अट्रैक्शन का रीजन पता चल गया होगा मेरे हिसाब से, है ना, ड्यू टू इंडक्शन काम हो रहा है। फिर देखो, what will happen to the normal flow of tap water when a charged rod is brought near to it? अब ये सोचो क्या होगा, एक टैप से वाटर आ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, टैप से वाटर आ रहा है, और एक पैन आपको दिखाई दे रहा होगा, वो पैन जो है आप टैप वाटर के पास में लेकर के जा रहे हो, ठीक है। वैसे मैंने दो एग्जांपल लिए, एक एग्जांपल में प्लास्टिक का भी यूज किया, शायद प्लास्टिक वाला डायग्राम सामने दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो प्लास्टिक, हाँ देखो प्लास्टिक वाले डायग्राम में एक प्लास्टिक का ग्लास है आपके पास में, प्लास्टिक के ग्लास के पास में नेगेटिव चार्ज आता है बच्चों, प्लास्टिक के ग्लास के पास में नेगेटिव चार्ज होता है, ये बात ध्यान रखना। रब करोगे तो प्लास्टिक के पास में नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और यहाँ से टैप वाटर जा रहा है, तो जैसे ही आपने ग्लास को उस टैप वाटर के पास में लेकर के आए तो ग्लास का नेगेटिव चार्ज, ग्लास का नेगेटिव चार्ज, और टैप वाटर के पास में अभी कोई चार्ज नहीं है, लेकिन टैप वाटर में चार्ज इंड्यूस होगा जैसे ही आप ग्लास को पास में लेकर के जाओगे, ठीक है। तो जैसे ही आपने ग्लास को पास में लेकर के गए, इसमें चार्ज इंड्यूस हुआ, तो अगर इधर नेगेटिव है तो टैप वाटर में इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ वाले पार्ट पे पॉजिटिव आ जाएगा, और एक नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो उसका जो फ्लो स्ट्रेट अवे होना चाहिए था, वो स्ट्रेट अवे फ्लो जो है इट विल बेंड, वो क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखना। वापस से प्रोसेस कौन सा है, इंडक्शन है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो रीजन ध्यान में रखो, कहां फ्रिक्शन यूज हो रहा है, कहां इंडक्शन यूज हो रहा है, वो ध्यान में रखिएगा। ड्यू टू इंडक्शन द टैप वाटर फ्लो विल बेंड, ठीक है, ये बात ध्यान में रखोगे। डन हुआ। चलो, नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन फॉर द टुडेज क्लास। व्हाट विल हैपन टू अ पिथ बॉल सस्पेंडेड थ्रू अ सिल्क thread when a negatively charged ebonite rod is brought near to it? क्या हो रहा है वो समझिए। आपके पास में एक थ्रेड है, सिल्क थ्रेड है, और यहां पर एक पिथ बॉल है, ठीक है, और इस पिथ बॉल के पास में आप नेगेटिवली चार्ज्ड एबोनाइट रॉड लेकर के आते हैं। ये नेगेटिवली चार्ज एबोनाइट रॉड लेकर के आता हूं तो क्या होगा, ये न्यूट्रल है, ये नेगेटिवली चार्ज है, इसका नेगेटिव चार्ज इसमें चार्ज को इंड्यूस करेगा, तो इसका ये वाला एंड पॉजिटिव चार्ज और ये वाला एंड नेगेटिव चार्ज होगा, इसमें चार्ज इंड्यूस हुआ है पिथ बॉल में, ठीक है। और ये पिथ बॉल विल अट्रैक्ट टूवर्ड्स द एबोनाइट रॉड, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, द पिथ बॉल विल अट्रैक्ट टूवर्ड्स द एबोनाइट रॉड ड्यू टू इंडक्शन ऑफ चार्ज, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। गलती से, मतलब इसका फ्लो समझ में आया,
गलती से अगर हमने रॉड को थोड़ा सा आगे कर दिया, ये यहां पर पहुंच गई, ठीक है, ये प्लस इधर और ये माइनस इधर, ठीक है। गलती से हमने रॉड को अगर इसके टच कर दिया तो क्या होगा वो समझिए। तो नेगेटिवली चार्ज एबोनाइट था, इसका कुछ नेगेटिव चार्ज इसके पास में भी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसके पास में भी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इसके पास में भी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और एक नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये पिथ बॉल वापस से अपनी जगह पर आएगी, वापस से उसी तरफ जाएगी, रिपेल होगी। तो फर्स्ट सिनेरियो में ड्यू टू इंडक्शन ऑफ चार्ज क्या हो रही है, इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द एबोनाइट रॉड, ठीक है। इन एनी केस इफ द पिथ बॉल मेक अ कॉन्टेक्ट विद द एबोनाइट रॉड, देन सम ऑफ इट्स चार्ज गेट मूव टू द पिथ बॉल, ठीक है। इसका कुछ चार्ज जो है वो पिथ बॉल के पास में आ जाएगा, एंड देन द पिथ बॉल विल रिपेल। उसके बाद में पिथ बॉल क्या होगी, रिपेल होगी, और वो वापस से अपने इनिशियल स्टेट में आने की कोशिश करेगी। बात समझ में आएगा। पहले वाले में इंडक्शन, दूसरे वाले में कंडक्शन, दूसरे वाले में कंडक्शन बाय कांटेक्ट मेथड यूज हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। डन हुआ। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी, और अब जो कॉन्सेप्ट है चार्जिंग का वो आपके दिमाग में रहेगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम एप्लीकेशन है, वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, और ये एक अच्छा वीडियो होने वाला है। और हम शायद मैं इस वीडियो को बड़ा भी बना दूं, कोई बड़ी बात नहीं है, उस वीडियो को मैं थोड़ा बड़ा भी बना दूं, क्योंकि हम न्यूमेरिकल भी उसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, आप साथ में बनाए रखेंगे तो हम पूरा सिलेबस आसानी से और बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।